So hello everyone, myself Sayyeda Nishat Fatima. I have secured an All India rank of 6183 in NEET 2025 with a score of 567. Since many of you messaged me asking about a physics strategy, so in this video I'll be sharing what all things I did for my physics and what all steps you should follow to significantly improve your physics and master this subject. तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए जो उसका सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो उसके लेक्चर्स या उसके क्लासेस होते हैं। अगर आप अपना क्लास ही पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं और अपना उसमें पूरा एफर्ट दे रहे हैं चीज़ों को समझने में और कंसेप्ट्स को अब्जॉर्ब करने में, तो आपका 80 to 90% जो पार्ट है वो आपके क्लास के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाता है। आपके सारे कंसेप्ट्स अगर क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 80 to 90% वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बाकी जो बचा पार्ट है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। और अगर टीचर की बात की जाए तो आप पहले डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और उसके बाद अपना जो पूरा सिलेबस है उसे एक ही टीचर के साथ कंप्लीट करना है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अलग अलग टीचर्स से पढ़ने में कि एक चैप्टर ख़त्म हुआ और दूसरे चैप्टर में आप दूसरा टीचर खोजने लगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपनी जो पूरी 11th और पूरी 12th थी वो MR सर से ही की थी और बाकी मैंने अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। बेसिकली मैं अपने जो मोस्टली जो मेरे क्लासेस थे फिज़िक्स के वो मैं लाइव किया करती थी, सर के साथ साथ ही सॉल्व किया करती थी जो क्वेश्चंस रहते थे, और जो पोल सर देते थे तो उसको भी अटेम्प्ट किया करती थी। और क्लास के साथ साथ अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो एट दी एंड आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और आप काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास के साथ साथ ही बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाते हैं, कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट करना है, वो सारे चीज़ें आपके क्लास में ही डिस्कस किए जाते हैं। तो आपको अपने जो लेक्चर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लेने और आपको अपना लेक्चर 100% याद होना चाहिए। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके लेक्चर के नोट्स। आपको अपने नोट्स जो है वो अच्छे हैंड राइटिंग में बनाने ताकि आप अपने नोट्स से समझ पाए जो भी आपने लिखा है, और नोट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं या जो भी आपको पढ़ाया गया सब कुछ लिखना है। बेसिकली आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर आप अपना पूरा लेक्चर उससे रिकॉल कर पाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने पूरे नोट्स बनाती थी, जो भी क्लास में लिखाया जाता था हर एक चीज़ अपने नोट्स में इंक्लूड करती थी, हर एक थ्योरी और हर एक क्वेश्चन जो क्लास में करवाते थे सर, हर एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में ज़रूर होता था। और मैं अपने जो नोट्स थे वो क्लास के दौरान ही 70% कंप्लीट कर लेती थी। बस क्लास के बाद जो क्वेश्चंस जो मैं नहीं लिख पाती थी वो मैं लिखती थी। बेसिकली मैं क्लास के दौरान 3-4 लाइन क्वेश्चंस के लिए छोड़ देती थी और उसके बाद सर के साथ साथ ही सॉल्व करती थी, और जब क्लास एंड होता था और उसका PDF आता था मेरे पास तो उससे मैं अपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेती थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको फुल नोट्स बनाने में। अगर आप डेली 2-2 क्लासेस कर रहे हैं तो हार्डली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा उस नोट्स को कंप्लीट करने में। और दूसरी बात ये कि नोट्स अच्छे भी होने चाहिए और आपको अपने नोट्स पूरे याद भी होने चाहिए। आपको जितने भी फिज़िक्स में टीचर क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वो आपको पूरे के पूरे दिमाग में सेट होने चाहिए। पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाया जा रहा है वो आपको याद होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो हर क्लास के ख़त्म होने के बाद MR सर ने जो हमें मेथड दिया था कि एक रफ़ शीट में जो भी आज क्लास के लेक्चर्स में डिस्कस हुए हैं, जो भी टॉपिक्स, जो भी थ्योरी, जो भी सर ने समझाया है, डेरिवेशन करवाया है, वो और जो भी क्वेश्चन थे वो मैं जितना रिकॉल कर पाती थी वो सब कुछ एक रफ़ पेज में लिखती जाती थी जब तक वो पूरा जितना भी मेरे को रिकॉल हो पा रहा वो कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद मैं अपने नोट्स खोलती थी और देखती थी कि क्या क्या चीज़ है जो मैं रिकॉल नहीं कर पाई, उसको फिर ऐड ऑन कर लेती थी। अब ये जो मेरा पेपर ख़त्म हो गया है उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेती थी, उसके बाद फिर मैं अपने नोट्स वापस से रिवाइज़ करती थी जो आज लेक्चर हुए हैं उसके, और फिर से जो जो क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करवाए गए हैं जो मेरे नोट्स में है उसको वापस से उसी दिन सॉल्व करती थी। और ऐसे करते करते जो मेरा जो क्वेश्चन था क्लास का वो मेरे दिमाग में सेट रहता था। और बेसिकली जो आपके क्लास के क्वेश्चंस होते हैं वो ही ज़्यादातर
टेस्ट सीरीज़ में रिपीट होते हैं, और जो भी टेस्ट सीरीज़ भी होता था तो मैं अपने नोट्स के ही सारे क्वेश्चंस करके जाती थी फिज़िक्स के लिए। वेदर इट इज़ एलन, नीट प्रेप, सब में मोस्टली आपके जो नोट्स के क्वेश्चन हैं उसी से डिराइव्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर MR सर की नोट्स की बात की जाए तो वो अपने हर क्लास नोट्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं कि वो मोर देन सफिशिएंट होता है हर चैप्टर के लिए। वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, और उसमें PYQ नीट का, JEE मेंस का सारे के PYQ कवर हो जाते हैं, और वो अपनी से भी क्वेश्चन बना के लाते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं वो अपनी क्लास में। बेसिकली उनके जो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस थे वो मुझे एलन के टेस्ट में और भी बाकी सारे टेस्ट में दिख जाते थे। इसी वजह से मैं जो अपने सारे क्लास के नोट्स होते थे उसके सारे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व किया करती थी, ताकि मतलब एट द एंड याद ही कर लेती थी सारे जो क्वेश्चंस रहते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे होते थे सारे क्वेश्चंस। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो है आपके शॉर्ट नोट्स या आपके फॉर्मूला शीट्स। ये जो है आपको अपना पूरा चैप्टर जो है एक पेज में कंसाइज करने में हेल्प करते हैं, और इसकी जो ज़रूरत है आपको अभी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाल देते हैं हर चैप्टर के एंड होने के बाद, तो एंड में नीट से जो 1-2 महीने पहले वाला जो ड्यूरेशन रहता है उसमें आपको आपके शॉर्ट नोट्स ही काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप अपना पूरा जो क्लास नोट्स है उसको रिवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जब करती थी हर टेस्ट से पहले अपना क्लास नोट्स रिवाइज, तो उसमें अराउंड 4 to 5 आवर्स लग जाते थे, और कुछ जो ज़्यादा बड़े चैप्टर्स होते थे रे ऑप्टिक्स उसमें अराउंड 6 आवर्स तक भी लग जाते थे हर एक क्वेश्चन को उसका सॉल्व करने में। तो इसी लिए जो एंड जो मंथ्स होते हैं नीट के लिए उसमें आपके शॉर्ट नोट्स काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। बेसिकली हर चैप्टर एंड होने के बाद उस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चंस होते थे, जो सारे थ्योरी होती थी, मैं उसको रिवाइज कर लेती थी, सारे क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लेती थी। उसके बाद एक रफ शीट में सीक्वेंस वाइज जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो थ्योरी है उसको लिखते जाती थी। उसके बाद उसी जो रफ शीट है उसको एक बार नोट से टैली कर लेती थी कि सारे जो है वो मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं, या कुछ भी छूट गया तो फिर से वो रफ शीट में लिखती थी। और फिर उसको मैंने एक अलग अपना शॉर्ट नोट्स का कॉपी बना के रखा था, उसमें मैं कॉलम वाइज और रो वाइज सबको बॉक्स में फिट करते रहती थी, हर एक फार्मूला को उसमें लिख लेती थी। और ज़्यादातर जो मेरा जो एग्ज़ाम का जो वीक रहता था उसका जो लास्ट डे होता था एग्ज़ाम से जो पहले, मैं उसमें अपने फार्मूलाज ही रिवाइज करके जाया करती थी। जो फोर्थ स्टेप आता है वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला स्टेप रहता है। उससे पहले मैं क्या करती थी कि अगर आपका नोट्स हो गया है पूरा तो उसके बाद NCERT उठाती थी फिज़िक्स की। उसको मैं रीड नहीं करती थी, बस एक बार देख लेती थी जो मेरे टॉपिक्स है, और अगर उसमें से कुछ भी लाइन मुझे दिख जाता था जो मेरे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, कुछ एग्जांपल्स या कुछ भी अलग दिया हुआ है, तो वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेती थी और कुछ डायग्राम्स देख लेती थी NCERT के, और जो उसके बैक में जो दिए रहते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर और जो रिकॉल करने के लिए दिए रहते थे वो सब याद कर लेती थी मैं। उसके बाद मैं अपना DPP किया करती थी। DPP बेसिकली जब मेरा जो चैप्टर था वो पूरा ख़त्म हो जाता था तब मैं उसके सारे DPPs एक साथ कर लिया करती थी। और अगर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की जाए तो ऐसे तो जो मेरा टेस्ट था उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाया करते थे, क्योंकि 3 टेस्ट बार बार देने से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं। उसके अलावा जो मैं हार्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से किया करती थी, तो वो नीट प्रेप का जो टारगेट बैच था वहाँ से करती थी मैं। वहाँ पे आपको अगर फ़िज़िक्स की बात की जाए और केमिस्ट्री की, तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे। उसके जो रिकमेंडेड MCQ वाले जो पोर्शन होते थे मैं पहले तो वही करती थी, और वो भी बहुत ज़्यादा टफ रहते थे मेरे लिए तो, और बहुत ज़्यादा पेशेंस से करना पड़ता था मुझे, क्योंकि बहुत सारे NCERT के ऐसे लाइंस, ऐसे कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ कर दिए जाते थे जो हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सब मेरा वही से कवर हुआ था। और उसके क्वेश्चंस वाकई में काफ़ी हाई क्वालिटी रहते थे, तो उसका जो रिकमेंडेड MCQ वाला पोर्शन रहता था वो मैं पूरा कर लेती थी वहाँ से। बेसिकली जितने भी हार्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस की है मैंने, वो ज़्यादातर मैंने टारगेट बैच से की है, और जो अपने टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे वहाँ से किए हैं।
अब जो 5th पॉइंट आता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिविज़न। हर एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो सबसे पहला मेरा मेथड हुआ करता, जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती थी, वो था मेरा टेस्ट। मेरा टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन हुआ करता था। एक बार अगर मैंने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद टेस्ट से ही मेरा रिवीजन आगे चलता था। लेकिन मैं साथ साथ अगर बात की जाए तो टारगेट बैच को भी सॉल्व किया करती थी। ज़्यादातर मैं हर दिन इसके कम से कम 40 to 45 क्वेश्चंस किया करती थी फ़िज़िक्स की, टाइमर लगा के, जिससे क्योंकि उससे ज़्यादा मैं एक साथ कर नहीं पाती थी, क्योंकि उसके ज़्यादा जो क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड रहते थे क्वेश्चन उसके, और हाई क्वालिटी के रहते थे। तो साथ साथ टारगेट बैच यूज़ करती थी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और एट दी एंड आप 147 रूल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली फर्स्ट डे जो होता है आपका, अगर एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसको आपको फर्स्ट डे पे रिवाइज़ करना है, फिर 4th डे पे, फिर 7th डे पे। उसके बाद आपको जब लग रहा है कि आप चैप्टर भूल रहे हैं या टेस्ट में आपसे उसके सवाल उस चैप्टर के सॉल्व नहीं हो पा रहे, तब आप एक बार उस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना रिवीजन किया करती थी। बेसिकली अगर आप टारगेट बैच के डेली अराउंड 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट से मिला के, तो आपका खुद ब खुद रिवीजन होता रहेगा और आपके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल है वो आपके अंदर डेवलप होती रहेगी। आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ करते रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ आई यूज्ड टू डू माय फिजिक्स, which I covered in 5 steps. Hope this video helps you and thank you.